गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके उसको सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 6। बच्चों, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरीके का होता है, एक तो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। अब हम हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे और हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे इस पार्ट में। तो देखिए, सबसे पहले ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि आप जब एक बीम ऑफ लाइट को जब एक प्रिज्म से पास करवाते हैं, ये प्रिज्म है और यहाँ से आप बीम ऑफ लाइट को पास करवाते हैं। ये लाइट क्या है? आपकी सनलाइट है, व्हाइट लाइट है। तो ये जब प्रिज्म से पास करवाते हैं तो प्रिज्म से ये लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है ना। इसमें स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है ना। तो ये क्या हो जाती है? 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ये 7 कलर कौन कौन से होते हैं बच्चों? विबज्योर, VIBGYOR, है ना। इसको हम शॉर्ट में याद रखते हैं। V से मीनिंग है वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ये 7 कलर में लाइट स्प्लिट हो जाती है। और ये चीज आपको रेनबो में भी देखने को मिलते हैं कि बारिश के बाद जब रेनबो आपका बनता है स्काई के अंदर, तो उस रेनबो में भी आपको कलर्स दिखते हैं, है ना। तो वो भी एक्चुअल में विबज्योर कलर ही शो करता है स्काई में। अब देखिए, ये जो सनलाइट जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना। ये सनलाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, उसी का कलेक्शन होती है। और उसकी जो है सनलाइट के अंदर ये जो डिफरेंट कलर जो होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, है ना। तो अब जब प्रिज्म से आप ये लाइट को पास करवाते हो तो ये लाइट बैंड हो जाती है। आपने देखा होगा कि लाइट बैंड हो जाती है और इस तरीके से आपको 7 कलर जो है यहाँ पे आपको ऑब्टेंड होते हैं। ये लाइट को मैं यहाँ पे स्ट्राइक करवा रहा हूँ, इस तरीके से ये लाइट बैंड होके आपको कलर ऑब्टेंड होते हैं। अब देखिए, जो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है बच्चों, है ना, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम बैंड करता है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको पता है किसकी होती है? रेड कलर की होती है। तो रेड कलर जो है उसका स्पेक्ट्रम सबसे ऊपर की तरफ मिलेगा, है ना। स्पेक्ट्रम में वो सबसे ऊपर की तरफ आपको रेड कलर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, इसलिए उसकी बैंडिंग जो है सबसे कम होती है। और आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो बैंड करेगी वो लाइट करेगी वॉयलेट कलर की, है ना। वॉयलेट कलर की लाइट सबसे ज्यादा बैंड करेगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। कैसी है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ज्यादा बेंडिंग, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना, कम बेंडिंग, सबसे कम बेंडिंग। तो ये चीज आपको बच्चों पता चल गई होगी। अब देखिए, तो बच्चों ये जो है ना, इसको स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम, जिसमें आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। और यहाँ पे जो सीरीज ऑफ कलर जो मिल रहे हैं आपको, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स मिल रहे हैं, उस बैंड्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको मिलता है, VIBGYOR, है ना। इस तरीके से आपको जो कलर मिलता है। अब देखिए बच्चों, ये जो है ना एक्चुअल में कलर वो कंटिन्यूएशन में होते हैं, है ना। इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, कलर के बीच में कोई गैप नहीं होता, है ना। तो ये स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि एक्चुअल में क्या है, वॉयलेट कलर जो होता है वो आपके इंडिगो में मर्ज होता है, इंडिगो जो है ब्लू में मर्ज होता है, ब्लू कलर ग्रीन में मर्ज होता है, ग्रीन येलो में,
येलो ऑरेंज में और ऑरेंज रेड में, ये सारे ही कलर आपस में मर्ज होते हैं। मतलब इनकी जो एक्चुअल में सेपरेशन की जो है कोई बाउंड्री जो नहीं होती है ना, कोई शार्प बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। इसकी बात करते हैं बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। देखिए अब आपकी एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो भी एक्चुअल में क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो है वो भी सनलाइट से ऑब्टेन होता है। जैसे जो सनलाइट से स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है बच्चों, उसकी तरह जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका सनलाइट का बताया था उस तरह ये कंटिन्यूअस नहीं होता। मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक्चुअल में आपको शार्प डिफाइंड लाइन मिलती है। इस स्पेक्ट्रम में क्या मिलती है, शार्प डिफाइंड लाइंस मिलती है इस स्पेक्ट्रम में। और ये सारी ही लाइन जो होती है वो एक्चुअल में कॉरस्पॉन्ड करती है एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से, है ना। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है इनकी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमको दो तरीके के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के। एक स्पेक्ट्रम होता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा स्पेक्ट्रम मिलता है आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो बच्चों इस तरीके से दो तरीके के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। बच्चों बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम की। देखो इमिशन स्पेक्ट्रम जो है, इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे ऑब्टेन होता है उसको मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बच्चों, ये इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को, ये आपके पास में एक सब्सटेंस है, तो हम बात कर रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम की। ये आपके पास एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को जब आप हीट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जब आप हीट करते हैं तो ये हीट करने से क्या करता है, ये सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। इस इमिटेड रेडिएशन को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से। ओके, और इसी स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। जो रेडिएशन इमिट करता है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं और जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसका नाम होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, अब यहाँ पे क्या होता क्या है कि ये आपका सब्सटेंस के अंदर जो भी एटम होते हैं, है ना, सब्सटेंस में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इस हीट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी गैस को, है ना, या फिर आप किसी वेपर को, है ना, हीट करते हैं, तो हीट कैसे कर सकते हैं आप, हीट आप डायरेक्ट हीट कर सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल स्पार्क यूज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क से भी हीट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आप गैस या वेपर को जब हीट करेंगे तो ये लाइट इमिट करेगा और इस लाइट जो इमिट करेगा ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट इमिट करेगा, है ना, ये डिफरेंट कलर की लाइट इमिट करेगा। और मतलब इसका मीनिंग ये है कि ये जो डिफरेंट कलर जो होता है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से एसोसिएट होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से एसोसिएट होता है। तो देखिए इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कलर जो है, ये तो आपको पता है विजिबल स्पेक्ट्रम में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ के डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम सॉल्ट का, है ना, तो ये देखिए सोडियम सॉल्ट जो है, जब आप इस सोडियम सॉल्ट को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये लाइट इमिट करेगा और लाइट जो होती है वो एक पर्टिकुलर कलर की लाइट इमिट करेगा और ऑब्वियसली जो सोडियम है वो येलो कलर की लाइट इमिट करता है। ठीक है,
और आपको पता है कि येलो कलर से एक फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होती है, एक वेवलेंथ एसोसिएट होती है। तो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट करता है। तो यही इसके स्पेक्ट्रम जो ऑब्टेंड होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब दूसरा देखिए, आप यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम सॉल्ट ले लीजिए। पोटेशियम सॉल्ट को भी आप हीट करेंगे जब, तो ये क्या करेगा, ये भी आपकी लाइट इमिट करेगा और उस लाइट के साथ में कलर एसोसिएट होगा। तो बच्चों पोटेशियम सॉल्ट जो है वो वॉयलेट कलर की लाइट इमिट करता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं आगे हम। तो बच्चों अभी हम यहाँ पे बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए किसी एक गैस का इमिशन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। देखिए ये इमिशन स्पेक्ट्रम हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे हम हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, इसमें एक्चुअल में इस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो हम भर देते हैं। ठीक है, अब हम इमिशन स्पेक्ट्रम किसी गैस का कैसे देखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को हमने इस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो क्या करेगी, मतलब बहुत ही मतलब हाई टेम्परेचर पे इस गैस को आयनाइज कर देगी, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो एक्चुअल में एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। बॉन्ड टूट के ये एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर जो है वो बहुत ही कम रखते हैं, वेरी लो प्रेशर, है ना, वेरी लो प्रेशर पे। अब जब आप इसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइन मिलती है, यहाँ पे आपको ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइन मिलती है। और ये स्पेक्ट्रम क्या है, देखिए एक लाइन दूसरे लाइन में मर्ज नहीं कर रही है ना। जैसे हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखा था सनलाइट का, वैसे यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन के बैंड्स मिल रहे हैं जो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूअस होता है, एटम का जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अब इस स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पर्टिकुलर एक गैस भरी थी और जब उसको हीट किया था तो वो एटम में कन्वर्ट हो गई और इस एटम ने क्या किया, एक्चुअल में रेडिएशन इमिट की और उसी रेडिएशन का स्पेक्ट्रोस्कोप से हमने क्या किया, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया। इसीलिए उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। ओके, अब देखिए ये डिफरेंट लाइन का जो पैटर्न होता है वो ईच एलिमेंट का एक यूनिक पैटर्न होता है ना। तो हर एलिमेंट का अलग अलग पैटर्न आपको मिलता है। तो ये एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और सारे ही मतलब एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम मिलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ की ये आपको लाइन मिलती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम देखिए, एक लाइन यहाँ पे मिल रही है, ये दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, ये कुछ लाइनें मिल रही है। ये नीचे जो है वेवलेंथ दे रखी है आपको, तो ये डिफरेंट वेवलेंथ पे आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिल रही है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैच करेंगे वेवलेंथ से, तो हर लाइन की एक वेवलेंथ है, हर लाइन की एक फ्रीक्वेंसी है। तो हाइड्रोजन की ऑलवेज इस टाइप की जो है लाइन मिलती है। तो आप हाइड्रोजन की एलिमेंट को यहाँ से इसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करके एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में आप हीलियम देखिए, हीलियम की लाइन एक यहाँ पे आपको मिल रही है, एक यहाँ पे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिल रही है हीलियम की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे। अब आप देखिए नियॉन की सारी लाइनें एक साथ पास पास मिल रही है। तो यदि आपको स्पेक्ट्रम दे दिया जाए तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये नियॉन की जो है यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको डिफरेंट टाइप का मिल रहा है ना। हीलियम से, हाइड्रोजन से, सोडियम का देखिए, सोडियम की दो लाइनें मिल रही है पास पास में, मरकरी की यहाँ पे दो लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन। मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट मिलता है। तो आप किसी भी सैंपल से किसी भी अननोन सैंपल के अंदर कौन सा एलिमेंट है
वो इस इमिशन स्पेक्ट्रम से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल में इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही टाइप के स्पेक्ट्रम से फाइंड आउट कर सकते हैं सैंपल के अंदर कौन सा एलिमेंट है। तो हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइनें जो होती है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइन शो करता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और है कि मैं आपको यहाँ पे एक सोडियम का मैं आपको स्पेसिफाई करके बता देता हूँ। ये सोडियम की जो दो लाइनें मिल रही है ना आपको, ये दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे मिल रही है। देखिए यहाँ 550 और 600 इन दोनों के बीच में मिल रही है। तो मैं आपको एग्जैक्ट इसकी वेवलेंथ बता देता हूँ कि ये दो लाइन जो है सोडियम की, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये दोनों जो है आपकी दो जो यूनिक लाइन है, ये आपको 589 नैनोमीटर पे मिल रही है एक लाइन, और दूसरी लाइन मिलती है 589.6 नैनोमीटर। इन दो नैनोमीटर पे आपको दो लाइनें मिलती है। तो ये जो दोनों लाइनें जो होती है वो इंपॉर्टेंट लाइन है सोडियम की, है ना। इस तरीके से अलग अलग जो आपके एलिमेंट्स है उसकी अलग अलग लाइनें ऑब्टेन हो रही है। तो अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम को एक्चुअल में फिंगरप्रिंट ऑफ एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो किसी भी एटम का फिंगरप्रिंट होती है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट से हर बच्चे का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, तो उससे पहचान कर सकते हैं। आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, तो वहां पे आपको पता चल सकता है कि ये बच्चा कौन है ना। या फिर फिंगरप्रिंट से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को चेक करने के लिए। उसी तरीके से किसी भी एटम की आइडेंटिटी को चेक करने के लिए या फिर उसको आइडेंटिफिकेशन से करने के लिए, केमिकल एनालिसिस करने के लिए कि पर्टिकुलर सैंपल में कौन सा एलिमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस मतलब लाइन स्पेक्ट्रम का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि रुबिडियम और सीजियम, ये दो एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए, वो स्पेक्ट्रम जो इनके जो है एक्चुअल में स्पेक्ट्रम की स्टडी से ये डिस्कवर हुए, ठीक है। तो इन दोनों की डिस्कवरी में एक्चुअल में इसके स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा रोल है। ये दोनों स्पेक्ट्रम की स्टडी से ही डिस्कवर हुए। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं हम। ये देखिए ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे एक आपका ये डायग्राम है, इससे समझते हैं हम कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एक सनलाइट को किसी भी मतलब जिसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको ऑब्टेन करना होता है, उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से हम पास करते हैं। क्या करते हैं, सनलाइट को पास करते हैं, ठीक है। तो ये सनलाइट का कुछ पार्ट जो है वो ये सॉल्यूशन क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, और बचा हुआ पार्ट जो है वो सनलाइट का ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अब उसका हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कर देंगे। तो यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो गया आपको। अब इस स्पेक्ट्रम में आपको क्या मिल रहा है, डार्क लाइन मिल रही है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे आपको डार्क लाइन मिल रही है। तो ये डार्क लाइन जो है एक्चुअल में ये क्या शो करती है, ये डार्क लाइन इंडिकेट करती है कि इस पर्टिकुलर मतलब आपका जो सब्सटेंस का जो एक्चुअल में वेवलेंथ का पार्ट एब्जॉर्ब हो गया है ना, तो जो पार्ट वेवलेंथ का एब्जॉर्ब हो चुका है उसकी यहाँ पे लाइन आपको मिलती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन का जो पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है उसके कोरस्पॉन्ड में ये लाइन ऑब्टेन होती है। तो बच्चों ये जो आपको डार्क लाइन मिल रही है, ये जो है वो एक्चुअल में क्या शो करती है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब मतलब सब्सटेंस ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए ये भी ये लाइन जो होती है वो भी डेफिनेट वेवलेंथ की होती है, डेफिनेट वेवलेंथ की लाइन होती है, और ये भी किसी भी सब्सटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डार्क लाइन आपको मिलती है वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे मिलती है जहां पे आपको इमिशन स्पेक्ट्रम की लाइन मिली थी। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, कि ये जो डार्क लाइन आपको ये मिल रही है ये आपको वहीं मिलती है जहां पे इमिशन स्पेक्ट्रम की लाइनें मिली थी, ठीक है, उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पे
एक एग्जांपल से फिर से समझाता हूँ। ये बच्चों मैंने सोडियम आपको बताया था ना, कि सोडियम का इमिशन स्पेक्ट्रम आपको मिलता है दो वेवलेंथ पे। ये दो लाइनें मिलती है, एक तो 589 नैनोमीटर पे इमिशन स्पेक्ट्रम में, और एक 589.6 नैनोमीटर पे इमिशन स्पेक्ट्रम में। दो आपको ये येलो लाइन मिली है ना, क्योंकि ये येलो लाइन इमिट करता है। अब देखिए, जब आप इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेंगे सोडियम का, तो इस दो येलो जगह पे आपको एग्जैक्ट पोजीशन पे दो ब्लैक लाइन मिलेगी, और उसकी भी वेवलेंथ जो है वो आपको एग्जैक्टली 589 नैनोमीटर और दूसरे की 589.6 नैनोमीटर पे ये दो डार्क लाइनें मिलेगी। तो ये एक्चुअल में क्या शो करता है, डार्क लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो करती है, और एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ की आपको ये दो डार्क लाइनें मिलती है। और ये मैंने आपको बताया कि जहां पे आपको इमिशन स्पेक्ट्रम की लाइन मिली थी, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की लाइन मिलती है। तो ये सोडियम में नहीं, सब में ऐसा ही होता है, सेम एग्जैक्ट पोजीशन पे लाइन मिलती है आपको। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो बच्चों देखिए, ये जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ये जो है इसी को हम, इसकी स्टडी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम, इन दोनों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और ये किसी भी केमिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। जो केमिस्ट होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी स्टडी से वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करता है ना। किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है। और किसी भी केमिकल की एनालिसिस, किसी भी एलिमेंट की एनालिसिस और उसका आइडेंटिफिकेशन भी इससे होता है। तो देखिए, अब हम हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो बच्चों, हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, देखिए कैसे हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया गया वो मैं बता रहा हूँ। और हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम से क्या आपको मिलता है, तो यहाँ से एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम की स्टडी से एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो मिला, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम के मतलब स्टडी से क्या मिला आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप किया गया। अब देखिए, मैं फिर से आपको इसी चीज को बता रहा हूँ कि कैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हाइड्रोजन को हमने डाला था, और फिर क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, और वहां से आपको एक स्पेक्ट्रम मिल गया, है ना। और इस स्पेक्ट्रम से आपने क्या किया, स्पेक्ट्रोस्कोप से इस स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया। तो देखते हैं हम अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, है ना। तो देखिए, तो बच्चों हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में भी आपने अभी इस फिगर से देखा होगा कि बहुत सारी लाइनें मिलती है। ये देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइन मिल रही है। देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में भी आपको बहुत सारी लाइन ऑब्टेन हो रही है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ से ये लाइन एसोसिएटेड है ना। तो यहाँ पे आपको एक लाइन यहाँ मिल रही है, दूसरी यहाँ मिल रही है, तीसरी यहाँ मिल रही है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लाइन जो है वो आपको ऑब्टेन हो रही है। जस्ट अ मिनट है। ओके, अब देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइनें जो होती है वो एक्चुअल में आपको कुछ लाइनें तो विजिबल रीजन में मिलती है। कहाँ मिलती है, विजिबल रीजन में मिलती है। और कुछ लाइनें अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, कुछ लाइन जो है वो इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। तो सबसे पहले 1885 में, कब आपका मैं यहाँ पे एक दूसरी स्लाइड लेके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। बच्चों तो देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन जो मिलती है वो एक्चुअल में सबसे पहले 1885 में
शो किया बामर ने। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बामर। जे जे बामर। इस जे जे बामर ने एक सिंपल रिलेशनशिप जो है वेवलेंथ और विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइन के बीच में एक सिंपल रिलेशनशिप बताया। ओके, तो देखिए बच्चों, तो उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए ये रिलेशनशिप दी 1/लैम्बडा इजिकल टू न्यू बार। ये वेव नंबर है। इस वेव नंबर को हम सेंटीमीटर इनवर्स में शो करते हैं। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है वो 109,677 109,677 1/2 माइनस 1/n स्क्वायर। ये रिलेशनशिप दी जे जे बामर ने। तो यहाँ पे आपको जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिलती है उनकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से, है ना। क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमेशा जो है वो एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू हमेशा 3 या 3 से ज्यादा होती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बामर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, बामर फॉर्मूला। तो बामर ने जो स्पेक्ट्रल लाइन दी थी वो स्पेक्ट्रल लाइन जो थी वो विजिबल रीजन के लिए थी। कैसी थी, विजिबल रीजन के लिए थी। और इसको हम विजिबल रीजन के लिए जो ये बामर ने दी इसको हम बामर सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को बामर सीरीज बोलते हैं। और ये डिफरेंट जो वेवलेंथ जो होती है वो एक्चुअल में ये डिफरेंट लाइन जो होती है वो डिफरेंट रीजन से एसोसिएट थी। लेकिन ये जो है इसने सिर्फ विजिबल रीजन के लिए दी। इसके बाद में आपको बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे रीजन में लाइन की डिस्कवरी करी, है ना। तो यहाँ पे टोटल 5 ग्रुप्स ऑफ सीरीज मिली, है ना। तो ये एक्चुअल में बामर के बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लाइन की डिस्कवरी करी। ठीक है, तो उन लाइन को हम क्या क्या बोलते हैं, एक तो लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। दूसरा बामर सीरीज, और नेक्स्ट जो है पाचन सीरीज, और उसके बाद में ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। ये 5 टाइप की आपको डिफरेंट डिफरेंट सीरीज मिली। ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन से एसोसिएट थी। तो आपको सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि बामर ने जो डिस्कवर करी थी वो विजिबल रीजन के लिए थी। उसके बाद लाइमन ने जो करी थी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, है ना, लाइन। और इसके बाद में जो अदर लाइन थी पाचन, ब्रैकेट और फंड, वो इंफ्रारेड रीजन में मिली। ओके, ये समझ में आ गया बच्चों आपको। बच्चों बात करते हैं हम ये रीडबर्ग इक्वेशन की, है ना। तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ को निकालने के लिए बामर ने सबसे पहले किया। अब देखिए रीडबर्ग इक्वेशन। ये रीडबर्ग इक्वेशन क्या थी, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो अदर लाइंस की डिस्कवरी हुई तो एक जनरल एक्सप्रेशन दिया गया। एक्चुअल में बामर ने तो जो एक्सप्रेशन दिया था वो बामर सीरीज के लिए था, लेकिन यहाँ रीडबर्ग इक्वेशन जो है वो अदर लाइन के डिस्कवरी के बाद में एक जनरल एक्सप्रेशन दिया गया जो कि सारी ही लाइनों के लिए, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सभी लाइनों के लिए वो एक्चुअल में वैलिड है। तो देखिए ये जो है उसको मैं लिख देता हूँ 1/लैम्बडा, है ना, इजिकल टू वेव नंबर न्यू बार। इसकी वैल्यू होती है सेंटीमीटर इनवर्स में। ओके, इजिकल टू आर 1/n 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन दिया गया। ओके, और यहाँ पे n1 और n2 क्या है, ये इंटीजर है। n2 की वैल्यू हमेशा n1 की वैल्यू से ज्यादा होती है। और इस r को क्या बोलते हैं, इस r को बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट।
रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 109,677 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके और यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन था वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सारी लाइनों के लिए वैलिड था। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो में कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।